नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, देन फिर आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 110% है कि आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है हमें। कठिन लगने के पीछे का रीज़न ये है कि ये चैप्टर में आप कोई भी चीज़ को रट नहीं सकते हैं, बिना समझे आप इसके क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। और जब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आफ्टर, ये तो हम लोगों का सेकेंड क्लास है, 3 to 4 क्लास के बाद हम लोग पूरा PYQ लगाएंगे और आप फिर देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। तो चलिए पहले हम लोग चीज़ों को रिवीजन कर ले। सबसे पहले बात कर ले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। हमने क्या समझा था कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था मॉलिक्यूल्स के बारे में। मैंने क्या बताया था आपको? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? उसे अणु। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर मॉलिक्यूल्स या फिर अणु हम किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम, मैंने क्या कहा? ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परमाणु के समूह को। ठीक है ना, परमाणु के समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं? अणु का नाम देते हैं। जैसे कि जस्ट एक एक एग्जांपल मैं आपको लूं, जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूं मीथेन के बारे में। तो सबसे पहले मीथेन क्या है? आपका एक कंपाउंड भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए हर एक चीज को मैं रिवाइज करवाऊंगा, हर एक चैप्टर को भी। मैं एक चैप्टर के साथ कई सारे चैप्टर लिंकअप होते हैं। जैसे कि अब मैं अगर कंपाउंड के बारे या फिर यौगिक के बारे अगर मैं कह रहा हूं, यानी कि हमारा चैप्टर है मैटर का, यानी कंपाउंड हम सबसे पहले किसे कहेंगे? तो टू डिफरेंट एटम। ध्यान से सुनना है मेरे भाई, टू डिफरेंट एटम। टू डिफरेंट एटम जब आपस में मिलेंगे, टू या फिर टू से अधिक, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कंपाउंड का नाम देंगे। यही आपका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स भी कहलाता है, यानी कि अणु भी कहलाता। अब ये अणु कैसे बना है? तो मैंने क्या कहा? ग्रुप ऑफ एटम से आपका मॉलिक्यूल्स या फिर अणु बनता है। जैसे हम इसे क्या लिखेंगे, समझिएगा। देखिए सेंटेंस में मैं इसे क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला? मीथेन। लेकिन इसे जब आप केमिस्ट्री में लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, क्योंकि जब हम ये मीथेन को लिख रहे हैं CH4 को, तो इसके आगे नंबर कितना है? 1 है। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन की बात होगी तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1 को कभी भी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं मीथेन। क्लियर है? तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मतलब क्या है? अब हमें ये समझाइए कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आया है, यानी कि मीथेन जो है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बना कैसे है, ये अणु बना कैसे है? तो ग्रुप ऑफ एटम से बना है भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसमें एटम का काउंटिंग करते हैं तो एक आपका कार्बन एटम है, ठीक है, और 4 आपका हाइड्रोजन एटम है, यानी कि टोटल अगर मैं एटम को काउंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, यानी हम अब ये समझ गए कि 5 एटम जब आपस में मिलेंगे, ध्यान से सुनना है, 5 एटम आपस में जब मिलेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी किसका क्या फॉर्मेशन करेगा? अणु का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। यानी हमने क्या अभी क्लियर किया, एक बार फिर से हमने मॉलिक्यूल्स को समझा, यानी अणु को समझा, देन एटम्स को समझा, कंपाउंड को समझ लिया। अब हम आइए इस चैप्टर की बात करते हैं, यानी कि ये चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग यानी कि सिंपल सा आप इसे को रिलेट करिए रक्षा बंधन से। तो एक भाई और बहन के बीच जो दोनों को जोड़ करके रखने वाला जो बंधन है, उसे हम क्या नाम देते हैं? रक्षा बंधन का। तो देखिए जब यहाँ मैं एक फिगर बना करके बतला रहा हूँ, ध्यान से समझना है। ये प्लस साइन मेल को डिनोट कर रहा होगा और ये माइनस साइन आपको फीमेल को डिनोट कर रहा है। ये हो गया भाई और ये हो गया आपका बहन। ठीक है, अब ये भाई बहन को जब हम आपस में जोड़ देंगे, माता पिता को जब हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 मेंबर मैं बना दिया हूँ, भाई बहन माता पिता, तो एक फैमिली बन गया है ये। ठीक है मेरे भाई, ये आपका फैमिली नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार मैं एक और फैमिली का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, माता पिता भाई बहन, ये हो गया फैमिली नंबर 2। क्लियर है? ये हो गया आपका फैमिली नंबर 2। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम समझते हैं कि जैसे मैंने आपको, अब मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूँ, यानी कि इस केमिकल बॉन्डिंग को मैं अब डिफाइन करता हूँ बिल्कुल ठेठ भाषा या देहाती लैंग्वेज में। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल बॉन्डिंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे?
किसी भी अणु में, चलिए पहले मैंने इसको लिखा भी तो उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। देखिए केमिकल बॉन्डिंग को मैंने डिफाइन कैसे किया है। केमिकल बॉन्डिंग को देखिए कोई भी किताब में नहीं मिलेगा इस प्रकार से लिखा हुआ, ठीक है। किसी भी अणु आपको समझ में आ रहा होगा, मीथेन या वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर का अणु हो गया, जल का अणु हो गया। किसी भी अणु में क्या होगा, परमाणु होगा। सिंपल सी बात है, अणु बना कैसे होगा, परमाणु से। जैसे मीथेन क्या है, एक अणु है, तो वो कैसे बना है, कई सारे एटम के मिलने से अणु का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात है। तो किसी भी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने के लिए, यानी कि जो एटम है उसको, एटम को एक दूसरे के साथ, एटम जो आपस में मिल करके बंधे रहेंगे, तो बंधने के लिए जो बल यानी कि जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम बंधन का नाम देते हैं या बॉन्डिंग का नाम देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन या फिर केमिकल बॉन्डिंग। अब आइए मैं इसको इस फिगर के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने मीथेन लिया था CH4, ये सबसे पहले मुझे ये बताइए ये क्या है, आपका एक अणु है, यानी कि ये क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स बना कैसे होगा, तो ग्रुप ऑफ एटम से, यानी कि जब बहुत सारे एटम आपस में मिले होंगे, यानी बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिले होंगे, तब जाकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो सर मुझे ये बताइए इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो मैं अगर काउंटिंग करूं तो एक कार्बन या 4 हाइड्रोजन, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम 5 है। यानी कि 5 एटम मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं इस प्रकार से, तो ये पांचों एटम आपस में क्या होंगे, बंधे होंगे। तो ये जो बंधे होंगे, जिस फोर्स से या जिस बॉन्ड से, इसी को हम लोग नाम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो जब हम इस मीथेन का जब हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम कार्बन को बीच में रखेंगे, देन हाइड्रोजन इसके चारों तरफ जाएगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, सर कार्बन को ही बीच में क्यों रखा जाता है। तो देखिए एक यूनिवर्सल लॉ है, जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि अगर मैं वाटर की बात कर लूं, ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीजन बीच में आएगा और हाइड्रोजन दोनों साइड रहेगा। आपके मन में डाउट, सर हाइड्रोजन ही बीच में क्यों। तो कोई भी अणु में या कोई भी कंपाउंड में या कोई भी यौगिक में जिसकी संख्या सबसे कम, तो देखिए मीथेन में अगर देखेंगे तो संख्या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम में किसकी संख्या कम है, तो कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो जिसकी संख्या कम होगी वो क्या होगा सर, वो मध्यम यानी कि मिडिल पोजीशन को गेन करेगा। उसी प्रकार वाटर में अगर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। किसकी संख्या कम है, ऑक्सीजन की संख्या कम है, तो ऑक्सीजन कहां आएगा, बीच में आएगा। यानी हमने क्या समझा, हमने ये समझा जिसकी संख्या कम होगी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में, जिस भी एटम्स की संख्या कम होगी वो कहां आएगा सर, तो वो हम उसको कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। बीच में क्यों आया, ये आपका लॉजिक क्लियर हुआ पहले, ठीक है सर। अब देखिए मीथेन का ये स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों बना, इसको भी हम अभी आपको समझाएंगे, क्योंकि मुझे क्या पता है, अब ये छोड़िए उसको बाद में बताएंगे। पहले कार्बन का अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो देखिए कार्बन के पास, कार्बन के 72 कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के पास। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास इस एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साझेदारी होगा, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप चलेगी। देखिए ये अब साझेदारी क्या होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले समझिए, तो अब यहाँ पे साझेदारी होगा, बस इतना भी समझिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कौन साझेदारी करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कहां आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सब कुछ समझेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन, यहां पे अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन और यहां मैं लिख रहा हूं कार्बन, सबसे पहले मुझे ये बताइए हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने 12-14 क्लास अपलोड किए, उसमें भी और क्लास आएंगे, प्रैक्टिस क्लास, तो आप वहां से पता करिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 1 है। इसी प्रकार अगर मैं कार्बन में काउंट करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितना है सर, तो मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन, देखिए केमिस्ट्री में ऑलवेज आपको एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद मिलेगा, ये आप समझ के चलिए, फिजिक्स नहीं है, बायोलॉजी नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे एटम्स है या 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए या फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या कहा जाए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। एक्सेप्ट
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास कर लिया, या हाइड्रोजन या हीलियम, दोनों में से कोई भी, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए या एटम ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, ये सभी एक्सेट्रा, ये सभी को कितना चाहिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इसे हम कहते हैं ऑक्टेट का रूल, यानी कि अष्टक नियम। क्या मैंने बोला सर? मैंने आपको ये बोला कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकताएं होती है। एक्सेप्ट इसके हाइड्रोजन और हीलियम के कोई भी आपके पास एलिमेंट मिल जाए, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। कहाँ पे? आउटर मोस्ट सेल पे। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल करते हैं। चलिए देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, मैंने पीरियोडिक टेबल के क्लासेस करवा रखे हैं एक्साइज कांस्टेबल में, उसके बाद आपका फील्ड वर्कर में करवा रखा है, बीपीएससी के क्लासेस में मैंने करवा रखा है, केवल आपका अभी एनटीपीसी में नहीं गया, उसमें भी जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो आपने नाम सुना होगा निष्क्रिय गैस के बारे में, ठीक है ना? निष्क्रिय गैस के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस, ठीक है ना? यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनर्ट गैस। आखिर ये इनर्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस का मतलब क्या है? ये निष्क्रिय है या अक्रिय नहीं, यानी कि ये स्टेबल गेन कर लिया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। अब ये हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा अभी आपको कि हाइड्रोजन और हीलियम, इनके पास, इन दोनों के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भाई क्या हो गया? स्टेबल हो गया है। नियोन के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सभी के 72 कक्षा में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है? स्टेबल है। ये सभी क्या है? आपके स्टेबल है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टेबल है। इसीलिए तो ये अपने 72 कक्षा में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया है और हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया है। इसलिए ये क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल में इसको कहा जाता है निष्क्रिय गैस, यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि हम अगर स्टेबल है, जैसे मेरा टारगेट है कि हमें कुछ अपने अकाउंट में पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक टारगेट है हमारा 10 लाख। अगर आपने जब तक 10 लाख नहीं कर लेनी है, तब तक आप क्या करेंगे? कोई वर्क करेंगे, कोई काम करेंगे। आपका जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है 10 लाख का, तो फिर आप, सिंपल सी बात है, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में जो निष्क्रिय गैस है, जो इनर्ट गैस है, 18वां ग्रुप, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन कर लिए होते हैं। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया होता। यहां तक चीजें समझ में आ गई सर? यहां पे कोई भी डाउट? देखिए बहुत बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर में अगर मैं ये सारी चीजें रिवाइज नहीं करवाऊं तो केमिकल बॉन्डिंग समझना मुश्किल है। यहां पर अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आइए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए कार्बन की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले मुझे आप ये बतलाइए कि आप मुझे बता पाएंगे कि कार्बन मेटल है या नन मेटल है या मेटलॉइड है? हालांकि हम इसे मेटलॉइड कहते हैं और ये नन मेटल के श्रेणी में भी आता है। तो चलिए कार्बन का सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सिखा रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास 6 है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2 और 4 से। यानी ये क्या हो गया? K और ये हो गया L। याद आ रहा होगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसपीडी फॉर्म में लिखना चाहूं, 1s2 2s2 2p2, यानी ये क्या हो गया? आपका S ग्रुप हो गया, ये आपका sp ग्रुप हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब ये जो आपका है, ये आपका पहला फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। ध्यान से सुनना, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका सेकेंड ऑर्बिट। यही सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा? लास्ट ऑर्बिट, या इसी को हम कहेंगे 72 कक्षा, या इसी को हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि इसके बाद कार्बन में और कोई सेल होगा नहीं। यानी ये K ऑर्बिट हो गया, ये L ऑर्बिट, यानी कि यही 72 कक्षा है। K के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 2 मिल गया है। L को कितना चाहिए? 8 चाहिए, तो 8 इसको चाहिए, यानी कि अभी इसके पास कितना है? 4 है, यानी ये अभी 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तब जाके स्टेबल होगा अपने आप को। ये सब आप देखें पीरियोडिक टेबल की क्लास। अब आइए मैं इसका 72 कक्षा दिखाता हूं कार्बन का। ये कार्बन का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। कार्बन का न्यूक्लियस के बाद
कितना ऑर्बिट बनेगा, तो देखिए एक ऑर्बिट बनेगा और दूसरा आपका ये ऑर्बिट, यानी कि ये हो गया आपका के ऑर्बिट हो गया, ये आपका एल ऑर्बिट हो गया। मैं लिख रहा हूं ये के ऑर्बिट हो गया, ये एल ऑर्बिट हो गया। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एल में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फिलअप करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को। के में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया। एल में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें देना कितना है, 4 ही, क्योंकि कार्बन के पास 72 कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये हो गया आपका एल ऑर्बिट, यानी कि यही क्या हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल। ध्यान से सुनना है मेरे भाई, आउटर मोस्ट सेल मतलब इसी को हम कहते हैं 72 कक्षा। यानी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी आउटर मोस्ट सेल को हम लोग नाम दे देते हैं वैलेंस सेल का भी, या इसी को हम लोग कह देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे अगर पूछ ले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, 4। और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है, यानी वही क्या कहलाता है, आपका वैलेंसी। अब ये वैलेंसी का मतलब क्या है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 है। अब ये वैलेंसी हमें ये बतलाती है कि कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, वैलेंसी हमें क्या बतला रही है, कार्बन वैलेंसी हमें ये बतलाती है कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट जिसकी संयोजकता जितनी है उतना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए तो आपको मैंने अभी, अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया, साझेदारी किया। क्यों साझेदारी किया है ये आज हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 5 हो गया। इसके बाद इस हाइड्रोजन से 1 ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया हाइड्रोजन से, 7 हो गया, और 1 इससे ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया, कार्बन इस प्रकार से अपना 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। उसी प्रकार हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अब देखिए हाइड्रोजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, हाइड्रोजन ने भी कहा भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो उसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन। इनको 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, साझेदारी कर लिया। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन इसके साथ साझेदारी कर लिया है, इससे कर लिया, इससे कर लिया। यानी कहने का मतलब, साझेदारी का मतलब ये कि 2 लड़के हैं आप लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक किताब खरीदना है। अब इस किताब का जो प्राइस है मान के चलते 100 रुपए है। अब इसके पास जो है 90 रुपए है भाई, और इसके पास 10 रुपए हैं। तो इसने क्या कहा कि भाई आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए और इसके बदले हम लोग बुक खरीद लेंगे, 2 दिन हम पढ़ेंगे, 2 दिन आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया साझेदारी, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं बताइएगा। यहां तक आपको मैंने पूरा बेस आज का चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का मैंने कराया। अब आइए इस फिगर पे देखिए, जब हम भाई और बहन के बीच का जब बंधन देख रहे होते हैं, माता पिता के बीच का जब बंधन देख रहे होते हैं, तो वो बंधन कैसा होता है, काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन जब हम फैमिली में चले जाते हैं, एक फैमिली से दूसरे फैमिली के बीच का जो बंधन आपको मिलेगा वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज हो गया। यहाँ माता आ गए, यहाँ पिता आ गए, यहाँ भाई आ गए और यहाँ पर बहन आ गए। उसी प्रकार जब यहाँ आप देख रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर, इसको केमिस्ट्री में मैं आपको अभी रिलेट करवाऊंगा, याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा गया है। नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे कितने, 2 है, केवल भाई और बहन है। इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा। कैसा बॉन्डिंग होगा, काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ मेंबर आप यहाँ पर जब आपने काउंट किया, तो आपने जब नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर जब आप काउंट किए, तो यहाँ नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, 8 हो गए। यानी कि नंबर ऑफ मेंबर की संख्या जैसे बढ़ रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है, यानी कि वीक बॉन्डिंग हो जा रही है। आप अपने फैमिली में भी देखिए, सिंपल सा एग्जांपल। उसी प्रकार केमिस्ट्री में आइए, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मेंबर को, यानी कि ये आपका एक एटम हो गया है और ये आपका दूसरा एटम है, यानी कि टोटल यहाँ देख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम 8 हो गया, यानी एटम की संख्या अगर बढ़ रही है तो बॉन्डिंग क्या हो रही है, वीक हो रही है। अब यही क्वेश्चन आपका आयोग ने पूछा है, ये आगे मैं आपको दिखलाऊंगा और यही कंसेप्ट आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब कुछ मेटल नन मेटल का मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लूं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी मेटल और नन मेटल चैप्टर में कर रखा है, ठीक है ना। मेटल और नन मेटल, हिंदी में इसे क्या कहेंगे मेटल नन मेटल को, तो मेटल को धातु कहा जाएगा और नन मेटल को अधातु कहा जाएगा, ठीक है। देखिए मेटल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मेटल क्या करता है, मेटल क्या कर रहा होता है, जस्ट पहले तो ये समझिए कि मेटल का हम पहचान कैसे करते हैं। तो इसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, यम रहेगा। दूसरा, मेटल को जब आप पटकेंगे या आवाज आप उसका जब सुनेंगे तो टन झन का आवाज निकलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अब सुनिए, जैसे कि सोडियम तो लास्ट में आएगा यम, कैल्शियम यम, मैग्नीशियम यम, लोहा, अब आयरन में कहीं भी यम नहीं आ रहा, लेकिन लोहा को जब पटकिएगा तो टन झन का आवाज आएगा। एल्यूमिनियम में यम आ ही गया है, आयरन में यम नहीं आया, मैंने बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब ये हो गया आपका मेटल का पहचान करने का तरीका। नन मेटल कैसे पहचान करेंगे, तो लास्ट में लगा हुआ रहेगा इन या लास्ट में रहेगा झन। जैसे कि कार्बन, ठीक है ना, कार्बन हो गया, उसके बाद हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन में लास्ट में आ रहा है इन, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन जन हो गया, नाइट्रोजन जन हो गया। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, नन मेटल। जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो लास्ट में देखिए इन आ रहा है, ऑक्सीजन में जन आ रहा है, यानी ये नन मेटल हो गया। यहाँ पे सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ कैल्शियम हो गया, यहाँ आयरन हो गया है, कॉपर हो गया है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है सर। अब मेटल का मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। जो मेटल है वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब समझिए, हमें ये बताइए पहले कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी कि इसको पैसे से हम लोग रिलेट करेंगे, यानी कि हम पैसा दे रहे हैं। अगर हम पैसा दे रहे हैं इसका मतलब मेरे पास पैसा अधिक होगा, सिंपल सी बात है। तो अब एक बात बताइए, आप बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल। जब आप लोन ले रहे हैं इसका मतलब आपको लोन कौन दे रहा है, बैंक वाले दे रहे हैं, ठीक है। ले कौन रहा है, आप ले रहे हैं, यानी कोई एक पर्सन ले रहा है, यानी कि पर्सन को क्या है, पैसे की कमी है यहाँ पे, यानी इसके पास पैसे की कमी है और इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, तभी तो ये दे पा रहा है ना लोन, इसको बैंक लोन दे पा रहा है पर्सन को। तो अगर इसके पास पैसा अधिक है तो हम उसके ऊपर क्या रखेंगे, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। जिसके पास पैसा कम है उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, यानी बैंक पॉजिटिव, पर्सन नेगेटिव में। उसी प्रकार केमिस्ट्री में जैसे कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है ना, NaCl ये क्या है आपका, ये मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये है आपका सोडियम, ठीक है, ये है आपका क्लोरीन, ये क्या है आपका क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, इन, और यहाँ देखिए यम, यानी ये क्या हो गया आपका धातु, यानी ये क्या हो गया आपका मेटल, और ये क्या हो गया आपका नन मेटल, ये क्या हो गया आपका नन मेटल। अब पहले मुझे ये बताइए, अगर ये मेटल है तो मैंने अभी क्या बताया, मेटल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी कि पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है यानी कि लॉस कर रहा है। अगर ये दे रहा है यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जो नन मेटल है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये आप पर्सन हो गया है, P फॉर पर्सन, और ये हो गया बैंक। समझ में आया, यानी मेटल क्या हो गया, बैंक हो गया, नन मेटल क्या हो गया, कस्टमर हो गया। उसी प्रकार तो अब ये अगर धातु है सोडियम तो ये क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या है आपका, कस्टमर हो गया, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्यों, अब इसको भी समझिए। सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मुझे ये बताइए, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 11 है। उसी प्रकार जब हम क्लोरीन की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना है, तो 17 है। तो चलिए अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 2 8 10 1 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं सर, तो 2 8 10 कितना हो गया, 2 8 10 हो गया, 7 17, ठीक है ना। अब समझिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। इसके 72 कक्षा में अभी आउट, देखिए ये क्या हो गया, K हो गया, ये क्या हो गया, L हो गया, और ये कौन सा तीसरा ऑर्बिट आ गया, M, ठीक है।
अब इसके पास अब देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए स्टेबल करने के लिए। उसी प्रकार इसमें आइए, के हो गया, ये एल हो गया, ये आपका एम हो गया, इसको भी कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल करने के लिए। इसको 8 चाहिए, 8 हो गया है। के को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हो चुका है। उसी प्रकार के को 2 मिल चुका है, एल को 8 मिल चुका है, ये स्टेबल हो चुका भाई। लेकिन अगर मैं आपको इसका फिगर बनाकर दिखाऊं, यानी कि यहाँ पे कितने ऑर्बिट बनेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट बनेगा यहाँ पे। क्यों, ये हो गया आपका के, ये हो गया एल, ये हो गया आपका एम, ये बाकी आप देखिए पीरियोडिक टेबल। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है। उसी प्रकार एल में देखेंगे तो कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एम में कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसका फिगर मैं बनाया आपको। उसी प्रकार अगर मैं सोडियम का बाद अगर मैं क्लोरीन का फिगर बनाऊं आपको, तो इसमें भी कितने ऑर्बिट बनेंगे, 3 ऑर्बिट बनेंगे। सिंपल सी बात है भाई, 3 ऑर्बिट बनेंगे। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। एल में कितने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है ना एल में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एम में कितना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। होना कितना चाहिए, एम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तभी जाके स्टेबल होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, तो इसको बोलेगा भैया आप 1 इलेक्ट्रॉन क्या करिएगा, मुझे डोनेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा, तो इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये किसका फिगर था, सोडियम का, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन है ये, क्लोरीन है। समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसको जाकर डोनेट कर देता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसके बाद हम कक्षा में भी कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये हट गया भाई। तो ये वाला ऑर्बिट ही हट गया, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लिया है। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये तीसरा ऑर्बिट को भी 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल कर लिया। तो ये समझ में आ गया, यानी हमें ये समझ में आ गया कि अगर मेटल की बात होगी तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, नॉन मेटल की बात होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, ताकि हमें स्पेस चाहिए और भी चीज़ों को समझने के लिए। चलिए इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रासायनिक बंधन को आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको ये बतला दिया था कि 2 प्रकार के बंधन होते हैं, यानी 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड किसको कहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड हम किसको कहेंगे, वाटर हो गया, ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया आपका, अणु हो गया, क्लियर। उसी प्रकार से अब मैं यहां ले रहा हूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या मैं लिखूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, यानी कि जल का कितना अणु है यहाँ पे, 2 जल का अणु है यहाँ पे। कितना है, जल के यहाँ पे 2 अणु है। जल के कितने हैं यहाँ पे, जल के 2 अणु है। अब आइए, अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ समझिए। हाइड्रोजन सॉरी वाटर में ऑक्सीजन क्या आएगा, बीच में, क्योंकि इसका संख्या कम है एटम में, तो ऑक्सीजन को मैंने बीच में रखा है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। अब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्डिंग हो रहा है, इसे हम क्या कर रहे हैं, बंधन का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंधन हो रहा है, इसको क्या नाम देंगे। और यहाँ पे किसके बीच में बंधन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एटम के बीच में यहाँ बंधन हो रहा है, एटम के बीच में यहाँ पर बंधन हो रहा है। और यहाँ पे अणु के बीच में क्या हो रहा है, बंधन हो रहा है। अणु के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर बंधन हो रहा है। तो जब अणु के बीच में बंधन होगा तो ये कैसा बॉन्ड होगा, ये वीक बॉन्ड होगा, यानी कि एक फैमिली और दूसरा फैमिली के बीच का यहाँ पर बंधन हो रहा है। और जब एटम के बीच में बंधन होगा तो ये आपका स्ट्रांग बॉन्ड होगा, यानी भाई और बहन के बीच का बंधन की बात हो रही है। समझ में अब आ गया आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, वीक बॉन्ड और स्ट्रांग बॉन्ड। अब हमने आगे बताया आपको क्लासिफाई किया, यहीं से हमें आगे कंटिन्यू करना आज का क्लास। स्ट्रांग बॉन्ड को हमने क्लासिफाई किया, एक आयनिक बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यानी उप सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है आयनिक बॉन्ड को, क्यों कहते हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। शायद चीजें क्लियर आज ना दिख पा रही होगी, कोई बात नहीं, इसको जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा क्लियर फॉर्म में कर दूंगा। बाकी चीजों को समझिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। आयनिक बॉन्ड, यानी कि समझिए सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, केमिकल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड बोलिए या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलिए, एक ही चीज है। हिंदी में कहेंगे वैद्युत संयोजक बंधन।
अब आइए आयनिक बॉन्ड को समझते हैं हम लोग एक एक करके, बिल्कुल डिटेल में करके चलेंगे एकदम। आयनिक बॉन्ड को समझते हैं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। क्या नाम देंगे हम लोग इसे, आयनिक बंधन, या इसे ही हम एक और नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन का नाम देते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाम में क्या है, आयनिक है, यानी कि नाम में क्या है, आयन आ रहा है, आयन्स आ रहा है, ठीक है। हिंदी में भी इसको हम कहते हैं आयन, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आयन का मतलब क्या है समझिए। केमिस्ट्री में आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन, यानी हम इसको क्या नाम देंगे, पॉजिटिव आयन का नाम देंगे। और एक होता है आपका नेगेटिव आयन, यानी हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव आयन। क्या कहेंगे हम इसे, नेगेटिव आयन। यानी कि आयंस जैसे ही हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि एटम्स के ऊपर कोई ना कोई तो चार्ज होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम। उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम, यानी कि हम उसे क्या नाम देंगे, उदासीन परमाणु। यानी वो उदासीन परमाणु इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है भाई, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि न्यूट्रल है। यानी कि सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। अब आइए, अब इसको समझिएगा, इसको हम हटा रहे हैं न्यूट्रल एटम को। अब आयंस का मतलब आपको क्या समझ में आया सर, आयंस का मतलब हमें यह समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज, यहां पर बातें हो रही होगी आयंस की। अब मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर होता है। याद करिए क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया क्योंकि मेटल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। चलिए मैं इसको यहां लिख भी रहा हूं। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस ही क्यों करेगा सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिससे क्या कर होगा, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में यहाँ पे पूरा फिगर में करके दिखाया था यहाँ पे, जैसे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या था, एक्स्ट्रा था, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, जिससे पूरा का पूरा ये स्टेबल कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन को। और ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जिसका इसका तीनों ऑर्बिट क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया। अब इसका यहाँ पे 2 ही ऑर्बिट बचा, क्योंकि इसने तो इसको डाउन कर दिया, तो अब ये स्टेबल हो गया। तो वही होता है मेटल के केस में कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये मैंने मेटल नन मेटल जब मैंने करवाया है तो वहां भी बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यानी ये भी आपके पास कंफर्म पता चल गया कि मेटल्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, दान कर रहा ना, ये बैंक है ये। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे, 3 चार्ज हो जाएंगे। समझ में आ गया, हाँ सर। अब आइए नेगेटिव आयन की बात करते हैं। तो नेगेटिव आयन में हमने क्या देखा, नेगेटिव आयन के मतलब हमने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर, तो नन मेटल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, नन मेटल के ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्यों करता है ये भी आपने समझा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, मैं लिख दे रहा हूं, इसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इसको कितना मिल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या, अगर नन मेटल की बात की जाए तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं मेरे भाई, जैसे कि MgCl2, ठीक है ना, MgCl2, ध्यान से समझिएगा, MgCl2, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड।
ये चैप्टर को मैं पूरा निचोड़ करके आपके पास रख दे रहा हूं ताकि जीवन में कभी भी इस चैप्टर के बारे में आपको सोचना ना पड़े। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले मुझे ये बताइए मेटल और नॉन मेटल की पहचान कर रहे हैं। मैग्नीशियम यम आ रहा है, यानी ये क्या हो गया आपके पास, मेटल हो गया है। और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इन है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, नॉन मेटल हो गया। तो हमें तो ये समझ में आ गया सर कि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 चार्ज आएगा या 3 चार्ज आएगा या 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेटल्स के ऊपर या तो 1 पॉजिटिव चार्ज, या तो 2 पॉजिटिव चार्ज, या तो 3 पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। ठीक, तो अब चलिए, अब सेम इसी प्रकार क्लोरीन के बारे में मैंने पता कर लिया कि एक नॉन मेटल है, तो इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन कितना, क्योंकि नॉन मेटल के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज होगा। तो चलिए पता करते हैं कि जो ये मैग्नीशियम यानी कि जो धातु है वो कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी ये मैग्नीशियम धातु है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। और ये नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कौन कितना कर रहा है, चलिए बात करते हैं मैग्नीशियम की। सबसे पहले तो मैग्नीशियम की बात कर ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप कहेंगे सर 12। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8 10 2। देखिए मैंने कहा था कि जब भी मेटल होगा तो ये क्या हो गया आपका, k ऑर्बिट हो गया, ये l ऑर्बिट हो गया, m ऑर्बिट हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट। तो ये क्या हो गया आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ कि नहीं, यानी 72 कक्षा हुआ कि नहीं हुआ। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने अभी लिखाया भी, 72 कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2, या तो 3, यही होगा मेटल के केस में। तो अब यहाँ मैग्नीशियम का मैंने लिख लिया सर। अब चलिए क्लोरीन का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन Cl2 है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन होगा मेरे भाई, ठीक है ना, 2 क्लोरीन यहाँ पे होगा। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताइए क्लोरीन में कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया भी कितना होता है, 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए सर 2 8 7। देखिए 72 कक्षा में ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्बिट k, ये हो गया l ऑर्बिट, ये हो गया m ऑर्बिट। तो देखिए 72 कक्षा में या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। ये मैंने अभी आपको लिखवाया भी था नॉन मेटल में। देखिए ये मैंने अभी आपको लिखाया भी है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा भाई। अब मेटल क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखिए इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा, अगर 8 करने के लिए अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है बात कच्चा, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। उससे अच्छा क्या है, देखिए 7 रुपया उधार लेने से अच्छा है कि भैया 1 रुपया हम दूसरे को दे दें। 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा स्टेबल करने के लिए। तो 6 से अच्छा है भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस ही कर दे रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से ज्यादा बेस्ट है लॉस ही कर देते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लेना होगा। इसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, इसको हमें 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा स्टेबल करने। इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल के केस में इसको मेटल क्या करती है, इसको लॉस कर देती है। लेकिन इसके केस में अगर देखेंगे नॉन मेटल के केस में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए गेन कर देती है। 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से तो अच्छा है ना भाई कि 5 कदम हम बढ़ गए हैं, तो 3 कदम में हम हेल्प ले लेते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर देती है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग। तो क्लोरीन में लास्ट में कितना आप देख पा रहे हैं, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई दुख दर्द नहीं है सर। अब आगे बढ़िए। तो लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, 1 और 2 है। तो एक इसके केस में पहले लिखेंगे 2 8 7, ठीक है, और एक इसके केस में लिखेंगे 2 8 और 7, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सोडियम का क्या भाई, सोडियम सॉरी मैग्नीशियम है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यानी कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी इसके पास चार्ज कितना आएगा, 2 चार्ज आएगा। समझ गए। अब आइए क्लोरीन के पास, MgCl2 में तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज। ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 क्लोरीन, इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना, 1 नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मैग्नीशियम के केस में लिखते हैं तो Mg2+ लिखते हैं, या फिर 2+ का मतलब कि 2+ चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, यानी कि Mg++ ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, क्लोरीन अगर है केवल तो माइनस रहेगा,
इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन अगर इस प्रकार से रहा Cl2-, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, Cl-, ठीक है, दो क्लोरीन आगे हो गया, तो यानी कि इसके पास दो क्लोरीन है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना यहां तक चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले कंटेंट में आइए। आयंस का मतलब समझ में आया, मैं आपको आयन समझा रहा था, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैसे बनेगा ये आपको समझ में आ गया। मेटल्स क्या बनाएगा, हमेशा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब आगे बढ़िए हम लोग, इसमें आयनिक बॉन्ड में हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होगा, आयंस का निर्माण होगा। समझ में आ गया कैसे आयंस बनाएगा, मेटल और नॉन मेटल मिल करके ही आयंस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, अब ये कैसे होगा, तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, लॉस इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करेगा, मेटल। जिसके पास पैसा अधिक, बैंक, मेटल के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो क्या करता है, लॉस कर देता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, यानी आयंस बन गया। या आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी आपके पास पैसे की कमी है, आप लोन ले रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो बाहर में नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल के बाद कक्षा में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो गेन कर रहे हैं तो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां तक चीजें क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण होता है जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, तभी आयंस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आयन का निर्माण होता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम, नॉन मेटल, और जो मेटल होता है वो हमेशा क्या करता है, लॉस करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करेगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो कौन होगा, मेटल होगा। तो अब मुझे ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का, ये रहा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कौन, मेटल, तो लॉस कर रहा है यानी कि दे रहा है, यानी कि कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है नॉन मेटल, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि जो पूरा निचोड़ मैं बता रहा हूं, यानी कि सार मैं बता रहा हूं अब आपका, कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के लिए कंपलसरी है कि एक धातु और एक अधातु होना ही चाहिए, तभी जाके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आपसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको बतलाता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रखा जाएगा कि इनमें से किसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब यहां पे आप कैसे पहचान करेंगे, तो बस सिंपल सा जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बताया, लेकिन इस लास्ट स्टेटमेंट के लिए जो मैंने इतना कंसेप्ट बताया, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी आपको क्या बता दिया निचोड़, कि जब तक धातु और अधातु ना आ जाए, यानी कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा, धातु और अधातु के बीच में। क्यों, क्योंकि धातु लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, अधातु गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से चीजों को समझाया, जैसे यहां मैंने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का और क्लोरीन का। सोडियम यम आ रहा है यानी कि धातु, क्लोरीन में इन आ रहा है या जन, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, अधातु। सोडियम में 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लिए होंगे, 2 8 7 17 हो गया क्लोरीन का। तो अब ये क्या कर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करके इसको दे देगा, ये कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए अब क्लोरीन का क्या हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और सोडियम का फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करेंगे, 2 8 लिखेंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। तो अब देखिए, अब आप देखिएगा, चलिए मैं इसको बहुत ही फ्रेश से यहाँ पे दिखलाया हूं। ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका क्लोरीन। सोडियम के 12वीं कक्षा में, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। तो क्लोरीन के पास 11 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 10 1 11, ये k ऑर्बिट हो गया, ये l ऑर्बिट हो गया, ये m ऑर्बिट हो गया। पहले मुझे ये बताइए, सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है, कितने कक्षा है, 3 कक्षा, यानी ये कक्षा की मैंने बात कर ली है, 2 और ये 3 हो गया। ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, जहां पे आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो ऑर्बिट होते हैं वहीं पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। और जो 72वीं कक्षा यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल, यानी कि ये जो है आपका अभी आउटर मोस्ट सेल है, तीसरा ऑर्बिट, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस सेल कहलाते, सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जितना बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी भी कहलाता है, यानी कि संयोजकता कहलाता है। यानी कि संयोजकता में ये बतलाता है कि कोई भी एटम कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जितना उसके 72वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। अब आइए क्लोरीन की बात हमने जब की, तो क्लोरीन में भी हमने 2 8 10 7 17 k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, इसके पास भी कितना कक्षा है, 3 कक्षा, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 कक्षा बना लेते हैं, 3 कक्षा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब मैंने ये देखा कि
कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है 72 कक्षा में और सोडियम के पास 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या कर लिया सर कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब इसका फाइनल जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा 2 8 10 8 18 हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना। देखिए k ऑर्बिट में 2 चाहिए मिल गया है, l को 2 चाहिए मिल गया है, m को 8 चाहिए मिल चुका है। अब आइए ये इसको डोनेट कर दिया है तो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो 2 8 10। अब देखिए k को 2 चाहिए मिल चुका है, L को 8 चाहिए मिल चुका, तो स्टेबल हो गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड अब आपको पूरा निचोड़ मैंने बतला दिया है कि आयन, अब आप पहचान कर पाएंगे ना कि आयनिक बॉन्ड का कहां पर फॉर्मेशन हो रहा है और क्यों हो रहा है। आयनिक बॉन्ड मतलब आयन बनेगा, आयन बनेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव है यानी आपके पास पैसा अधिक है तभी तो आप दूसरे को दान करेंगे ना भाई। जब जैसे कि बैंक दान कर रहा है सबको लोन, उसके पास पैसा अधिक है। कस्टमर जो गेन कर रहा है यानी कि उसके पास पैसे की कमी है, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मेटल बैंक हो गया, नॉन मेटल कस्टमर हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो सेंटेंस लिखी गई है बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस है ये आपका। ये आपको ये बतला रहा है, जो पूरा निचोड़ मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रहण और त्याग यानी कि लॉस, ग्रहण करना मतलब गेन करना, त्याग करना मतलब लॉस करना। क्या लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को। तो ग्रहण और त्याग करने के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण एटम में क्या बनेगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे सोडियम ने एक पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यही चीज अगर मैं आपको इस प्रकार से लिख करके दे दूं, यहां पे अगर मैं आपको इस प्रकार से लिख करके दे देता हूं, मैं एक आपको एग्जांपल लूं। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कैल्शियम, यानी यहाँ पे 2 चार्ज, इसका मतलब ये कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। समझ में आ गया ना यह बातें। तो जितनी चार्जेज उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन को गेन होगा। तो ग्रहण और त्याग करने के कारण, लॉस और गेन करने के कारण एटम में आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, आयनिक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद यहां लिखा गया है, देखिए जितने भी एटम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो अभी यहां लिखा गया है, जितने भी एटम है सभी परमाणु क्या चाहते हैं कि उसके अंतिम कक्षा में यानी कि जो उसके आउटर मोस्ट जो सेल होगा यानी कि जो 72 कक्षा होगी, ये समझ में आ रहा ना, आउटर मोस्ट सेल जो मैंने अभी फिगर बनाया था और जो आपको मेटल्स मैंने करवाया, वो ये चाहता है कि अपने आप को क्या कर ले, अष्टक पूरा, यानी ऑक्टेट रूल एक होता है। ऑक्टेट रूल कहने का मतलब क्या, देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, लेकिन एक्सेप्शन मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। ये क्या करना चाहता है, ये दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन अपने 72 कक्षा में करना चाहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने आप को स्टेबल कर चुका है और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा या साझेदारी करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। गेन करेगा या साझेदारी करेगा, ये सब हम अभी आपको आगे बतलाएंगे। साझेदारी यानी पार्टनरशिप आपका चलेगा साथ संयोजक बंधन में यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट करना चाहेगा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। ये क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्षा में, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एक ही ऑर्बिट होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिट बनता है यानी कि k ऑर्बिट बनता है। मतलब ये कि हाइड्रोजन है भाई, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक ऑर्बिट हो गया। ये कौन सा है, के। तो के के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 ही जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया यहाँ पे। अब आइए हीलियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2। तो अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 यानी कि के हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 हो गया यानी कि के में 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। के में 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है हीलियम का, तो एक ही ऑर्बिट है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही जा सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होगा, समझ में आया ना। हाइड्रोजन और हीलियम में क्यों मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट बनता है। जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा, जैसे ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हीलियम हो गया। पहले मुझे ये बतलाइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितना है, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम में कितना है, 2 है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे लिखवाऊं तो कैसे आप लिखेंगे, पहले आप के एल एम के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 1 से ही ये हो गया कंप्लीट। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, के में मैक्सिमम 2 जाएगा तो 2 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हुआ। अब भाई के को चाहिए कितना, मैक्सिमम के कितना अपने पास इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 रख सकता है। एल कितना रख सकता है, 8, बस इतना ही अभी रखिए। तो देखिए हीलियम के केस में 2 चाहिए के को, तो 2 मिल चुका है इसको। हाइड्रोजन को 1 यानी कि इसको 1 और चाहिए। तो हाइड्रोजन का जब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया,
और इसका पहला ऑर्बिट हो गया। उसी प्रकार अगर मैं आपको हीलियम का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसका पहला ऑर्बिट है, क्योंकि एक ही ना के ही ऑर्बिट है ना, यहाँ पे भी के ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन के केस में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के केस में कितना, दो इलेक्ट्रॉन। तो के ऑर्बिट में कितना जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या साझेदारी करेगा। और हीलियम क्या करता है, कुछ नहीं करता, इसलिए तो इसको निष्क्रिय गैस का नाम देता है। नियोन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है बाहर का चेंज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेबल गैस कहा जाता है या फिर अक्रिय गैस या इनर्ट गैस का नाम दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, बाकी जितने भी परमाणु वे सब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का लक्ष्य रखता है। जिस परमाणु का अष्टक पूरा हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है, मतलब जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है या हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो भैया हम स्टेबल हो गए हैं, अब हम कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। जैसे कि आपको यहां मैंने एग्जांपल दिया इनर्ट गैस का, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन। तो आप जब हीलियम के केस में देखेंगे तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रेस्ट जितना भी इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, और ये स्टेबल है इसलिए तो इसको हम निष्क्रिय कहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। आप इसको मारिए पीटिए, होता है ना बालक, आप इसको मारिए पीटिए गाली दीजिए, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि भाई वो मोह माया से दूर हो चुका है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि कैल्शियम का और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कंपाउंड के फॉर्म में तो CaCl2। तो कैल्शियम यम यानी ये क्या हो गया आपका, मेटल हो गया, पहला तो ये चीज क्लियर है। और क्लोरीन यानी ये क्या हो गया आपका, नन मेटल हो गया, ये पहला चीज क्लियर हो गया। मेटल है तो भाई ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नन मेटल है तो भाई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज और कितना आएगा नेगेटिव चार्ज, ये हम लोग पता करते हैं। यहां मैंने लिखा कैल्शियम धातु, क्लोरीन अधातु। अब देखिए कैल्शियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 2 8 10 8 18 2 22 18 2 20, ठीक है ना, 20 इलेक्ट्रॉन होता है कैल्शियम के पास। तो लास्ट में देखिए आउटर मोस्ट धातु में मैंने क्या बताया, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का तो आपको याद ही है भाई, 2 क्लोरीन है तो पहला क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरे क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 7 और 7 तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, 1 इसको दे दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने 2 गेन किया है इलेक्ट्रॉन को तो 2 नेगेटिव चार्ज। तो आयन का फॉर्मेशन हुआ ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से और ग्रहण करने पे। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा, वो बॉन्डिंग कैसा होगा, तो वो हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। समझ में आया। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा इस प्रकार से देकर के, तो आप पता कर पाएंगे कि कैसे। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से करवाता हूँ कि कैसे आप पता कर पाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड एकदम अच्छे से कंप्लीट करिए पहले, ठीक है ना, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा। एक है ऑप्शन CH4, एक है आपका ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें पता है आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा, इसके लिए हमें मेटल चाहिए और एक नन मेटल चाहिए। मेटल होगा तो पॉजिटिव चार्ज, नन मेटल है नेगेटिव चार्ज, तब तो आयन का फॉर्मेशन हुआ ना, तभी तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। तो सबसे पहले मीथेन का केस में देखते हैं हम लोग। तो जब मीथेन को हमने लिया तो हमने देखा एक क्या है आपका कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। अब ये कैसा है, मेटल या नन मेटल, तो कार्बन क्या है, नन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नन मेटल। क्या यहाँ नन मेटल दोनों है, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो भैया ये भी गेन कर रहा है, समझिए चीजों को। चलिए इसको फ्रेश फिगर में मैं आपको दिखलाता हूँ CH4 के बारे में। CH4, तो CH4 में ये क्या आपको निकल गया, ये आपका नन मेटल निकल गया है, ठीक है। और ये भी आपका क्या निकल गया है, ये भी आपका नन मेटल ही निकल गया, हाइड्रोजन भी। तो हमें क्या पता है, नन मेटल यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी क्या बता रहा है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। यानी कार्बन भी क्या करेगा, लेगा, गेन करेगा, हाइड्रोजन भी क्या करेगा, गेन करेगा। अरे भैया किससे करोगे, कार्बन भी गेन करेगा, हाइड्रोजन भी गेन कर, दोनों भाई उधारी, यानी दोनों व्यक्ति गरीब मिल गया, ठीक है ना। दोनों व्यक्ति गरीब और अमीर के बीच में ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने क्या बताया, एक मेटल, ये मेटल क्या है, अमीर है, क्योंकि इसके पास पैसा अधिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज। और नन मेटल क्या है, एक गरीब इंसान है। नन मेटल क्या है आपका, एक गरीब इंसान है, माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करनी होती है भाई।
तो जैसे कि कस्टमर, मेटल क्या हो गया आपका बैंक, तो यहाँ पे कस्टमर है, ये कस्टमर, तो क्या कस्टमर कस्टमर दोनों उधारी में है भाई, तो दोनों किससे लोन लेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया है आयनिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, एक व्यक्ति अमीर होना चाहिए, एक व्यक्ति गरीब होना चाहिए, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों होना चाहिए। तो CH4 में तो पॉसिबल नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं O2, चलिए O2 को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। O2 की जब बात कर रहे हैं यहाँ तो O2 एक ऑक्सीजन नहीं है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या लिख रहे हैं समझिएगा, ऑक्सीजन यानी कि क्या लिखना आपने, जन लिखा, यानी ये क्या है आपका एक नन मेटल है भाई, ये क्या है आपका एक नन मेटल है, नन मेटल है यानी कि कस्टमर ये पैसा लेगा, यानी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, फिर से यानी नेगेटिव आयन बन रहा, पॉजिटिव आयन बन रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब तक नहीं बनेगा, यानी कि पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा, ये देने वाला ये दे रहा है भाई, मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव ही बन गया, दोनों ही अमीर मिल गया, तो फिर भी क्या फायदा, ये देगा किसको, ये तो खुद बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसा आज ले ले, तो ये देगा किसको, तो एक तो गरीब आदमी होना चाहिए, एक अमीर आदमी होना चाहिए, यानी मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, दोनों के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड यहाँ भी नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा, तो भैया इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है N3, चलिए N3 को भी चेक करते हैं हम लोग। N3 ये हो गया N3, कितना नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, क्या है ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, जन है यानी नन मेटल हो गया, ये भैया नन मेटल हो गया, ठीक है, ये नन मेटल हो गया, ये भी क्या नन मेटल, ये भी नन मेटल, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नहीं बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, यहां पर भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आइए चौथे ऑप्शन पे, चौथा ऑप्शन आपका कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए ये चेक करते हैं हम लोग, MgO, ठीक है ना, MgO, तो एक आपका सबसे पहले क्या है मैग्नीशियम, पहले लिखिए इसको, क्या है ये आपका मैग्नीशियम, ये आ गया यम, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन यानी कि जन, यानी ये क्या हो गया यम आ गया, यानी ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया है, ठीक है ना। और अगर मेटल हो गया यानी अमीर आदमी आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया है, ये आ गया जन, यानी कि ये क्या हो गया आपका नन मेटल हो गया है। अगर ये नन मेटल हो गया यानी इसके पास कौन सा चार्ज है, गरीब आदमी माइनस है, यानी कि देने वाला मिल गया है और लेने वाला भी मिल गया, यानी कि मेटल और नन मेटल दोनों मिल गया, यानी यहीं पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी इसका सही उत्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब कोई दिक्कत है आपको बनाने में, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया गया है कि आयनिक बॉन्ड नहीं है, किस में आयनिक बॉन्ड नहीं है, KCl में, कॉपर ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में, वाटर में, सॉरी वाटर नहीं है, लिथियम ऑक्साइड है, और यह है फ्लोरीन में। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग KCl, ठीक है ना, देखना है कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या नहीं, क्या है KCl, पोटासियम है, पोटासियम है, ये क्लोरीन है, यानी ये हो गया आपका मेटल, ये हो गया आपका नन मेटल, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी आयनिक बॉन्ड एकदम है यहाँ पे, यानी इसमें तो होगा आयनिक बॉन्ड। पूछा है आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसके बाद ऑप्शन लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, चलिए लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या होता है, तांबा, पहला मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला धातु क्या है, धातु, यानी ये क्या मेटल है, यानी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है यानी मेटल, नन मेटल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि यहाँ भी आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड नहीं पूछा। आयरन ऑक्साइड FeO, आयरन लोहा, टन झन की आवाज करेगा, यानी मेटल हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए लिथियम ऑक्साइड, नाम में ही आ जा रहा है लिथियम ऑक्साइड आ गया, यानी ये मेटल हो गया, ऑक्सीजन नन मेटल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी बनेगा। अगला चलिए फ्लोरीन है, F2 है, तो चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, फ्लोरीन F2 है, दो F2 है, आयरन है, सॉरी फ्लोरीन है ना भाई, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन आ रहा है, फ्लोरीन ये भी, यानी ये क्या हो गया आपका नन मेटल हो गया, ये भी क्या हो गया आपका नन मेटल, यानी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बन गया, गरीब गरीब मिल गया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि आयनिक बॉन्ड किस में नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड से कैसे सवाल बनेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो ये तो इतना आपको करना नहीं है, बस धातु अधातु की पहचान कर लेनी है। कैसे धातु अधातु की पहचान करेंगे वो मैंने बताया, क्यों धातु अधातु पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करेगा, क्यों वहां पे आयन बनेगा, ये सब चीज मैंने आपको समझाया। अब इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं नोट्स में कि आयनिक बॉन्ड के बीच में देखिए भाई, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड यानी कि आयंस के बारे में मैंने बताया। आयंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं आपको चार्ज के बारे में बोल रहा हूँ।
अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ कैसे, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, आपने लॉस किया है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपने गेन किया है। तो लॉस और गेन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। बाकी माइनस चार्ज तो बताता है उसकी नेचर को। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, यानी कि चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, यानी कि इतना चार्ज को क्या कर रहे हैं आप दे रहे हैं, और गेन कर रहे हैं यानी कि इतना चार्ज को आप गेन कर रहे हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो यही बात आपको एग्जाम में पूछता है कि आयनिक बॉन्ड के बीच में, यानी कि आयंस के बीच में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और इसके कारण ही इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है आयनिक बॉन्ड का, और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूरा आयनिक बॉन्ड खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में। सहसंयोजक बंधन में पूरा पहले चलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, देन फिर पढ़ेंगे हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में और आयनिक बॉन्ड के बीच में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा और पाई का पूरा स्ट्रक्चर। फिर हमने निकालना है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का कंसेप्ट, सिग्मा पाई का नंबर काउंटिंग करना सीखेंगे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट समझेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कठिन भी लगता है अब, लेकिन आपको कठिन नहीं लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। होप शो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। आज लास्ट क्लास हमें खत्म करना है। जो हम लोगों को क्या करना है भाई, आज हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन के कंपाउंड्स को आज हम लोगों को डिस्कशन करना है ना। यानी आज हम लोग यहाँ से चीजों को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।